नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे गाइज आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन रिवर के संदर्भ में सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने बात करी, जहाँ पे हम लोग सतलज, उसके बाद ब्यास, रावी, चिनाब और अंततः हमने सिंधु नदी के बारे में जाना। उनकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ उसको आप लोग रिवाइज़ कर चुके होंगे और आपके माइंड में भी एक मैप, एक खाका तैयार हो गया होगा कि कौन कौन सी नदियाँ किस लोकेशन से बह रही हैं और उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ किस तट से आके मिल रही हैं, बाएँ और दाएँ से। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में कि जो गंगा नदी है वो बेसिकली गंगा नदी कब कहला रही है, कौन सी नदियां हैं जो मिल रही हैं आपस में, कौन कौन से वहाँ पे प्रयाग बन रहे हैं, जैसे देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, है ना, प्रयागराज संगम जहाँ पे आप लोग जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। उसके साथ में हम लोग यमुना नदी तंत्र को भी इसी के अंतर्गत कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि गंगा नदी या गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा के मैदान की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध, एक एक पॉइंट चाहे तो नोट कर सकते हैं कि गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र, गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध। और अब ये अपवाह क्षेत्र क्या होता है आप जानते हैं कि मुख्य नदी और उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ, इनसे मिलने के बाद अपवाह क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो आप मेंशन करेंगे कि गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध भारत के 10 राज्यों से है। अपवाह क्षेत्र का संबंध भारत के कितने राज्यों से है? 10 राज्यों से है। आपसे ये नहीं पूछा गया गंगा नदी कहाँ कहाँ बहते हुए जा रही है। गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध 10 राज्यों से है। किस किस से? सबसे पहला मेंशन करेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, उसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, एमपी, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ठीक है जी, तो ये 10 राज्य हैं जहाँ पे गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध है। ये 10 राज्य आप लोग ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन जानते ही हैं, एक तो MCQ हो गया और एक MQQ। तो इसमें से 4-5 ऑप्शन डाल के आपको ऑप्शन ए पहला, दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, चौथा, इस तरीके का प्रश्न कुछ रहा तो आप लोग उम्मीद करता हूँ गलत नहीं कीजिएगा। तो 10 राज्यों से अपवाह क्षेत्र का संबंध है गंगा नदी के और वो ये हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि गंगा नदी और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों को समझने से पहले हमें गंगा नदी को समझना होगा कि गंगा नदी आखिरकार कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं और कौन से तट पे आके वो नदियाँ मिल जाती हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं डायग्राम आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से समझते हुए चाहें तो आउटलाइन मैप में मार्क भी कर सकते हैं और जो मैप एटलस आप लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे देखते हुए उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंदा देवी ईस्ट त्रिशूल की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंदा देवी ईस्ट त्रिशूल। नंदा देवी ईस्ट त्रिशूल में एक नदी निकलती है गाइस जिसका नाम है पिंडार नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पिंडार नदी, पिंडार नदी। और इस नदी से आकर मिलती है कर्णप्रयाग में सतोपद ग्लेशियर से निकलती है एक नदी। यहाँ पे एक ग्लेशियर है सतोपद ग्लेशियर जो कि बद्रीनाथ में है, सतोपद ग्लेशियर जो कि बद्रीनाथ में है। और सतोपद ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा।
अलकनंदा। और अब ये जिस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, यानी पिंडार नदी और अलकनंदा जिस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। इसको बोला जाता है कर्णप्रयाग। ठीक है जी। तो कर्णप्रयाग में किसका मिलन हो रहा है? अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब आगे जब ये नदी प्रवाहित हो रही है तो अब ये अलकनंदा नदी कहलाएगी, यानी अब जो नदी आगे बढ़ेगी वो अलकनंदा नदी कहलाएगी। तो अलकनंदा नदी जैसी आगे बढ़ रही होती है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से इसका मिलन होता है। यहाँ पे है रुद्रप्रयाग और यहाँ से आके मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी और कर्णप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मिलन हो रहा है अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न दिया गया, मंदाकिनी नदी ऑप्शन में नहीं था, तो मंदाकिनी नदी को और किस नाम से जानते हैं वो मेंशन कर लीजिएगा, काली गंगा। और डाल के लिख लेंगे आप लोग काली गंगा। तो आपको एक चीज़ पता लगी कि सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकल रही है, जो कि कर्णप्रयाग में पिंडार नदी से मिल रही है। फिर यही अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिल रही है और मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब यही अलकनंदा नदी आगे प्रवाहित हो रही है और ये देवप्रयाग में जाके भागीरथी नदी से मिलती है। और ये देवप्रयाग में जाके किस नदी से मिल रही है? भागीरथी नदी से मिल रही है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, भागीरथी नदी। ठीक है, तो भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिल रही है? देवप्रयाग में आके मिल जा रही है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो भागीरथी नदी है, इसके संदर्भ में एक पॉइंट ध्यान रखें कि ये वृहद हिमालय से, यानी ग्रेट हिमालय से कहाँ से आगे मिल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। ये बृहद हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकल रही है और जो जाके देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जा रही है। क्लियर? अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसी भागीरथी नदी से एक नदी और आके मिलती है जिसको बोलते हैं भिलांगना नदी। अब वो किस लोकेशन पर आके मिल रही है? इस तरफ से। ये है भिलांगना नदी। और यहीं पे देखिए, अब जब ये नदी यहाँ आके मिल जा रही है, भागीरथी नदी आगे आ रही है, तो यहाँ पे जल ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम आपने सुना होगा, टिहरी बांध, है ना, ताकि इस जल को कहीं ना कहीं व्यवस्थित और कंट्रोल किया जा सके। जलाशय का निर्माण किया गया। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि यहीं पे टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध का निर्माण भिलांगना नदी और भागीरथी नदी के बाद हुआ है। और भागीरथी नदी का जो मिलन हो रहा है देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से। क्लियर यहाँ तक के पॉइंट? अब एक चीज़ समझिए कि यही अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ जा रही है, यही अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी यही यहाँ देवप्रयाग में मिलने के बाद अब ये गंगा नदी कहला रही है। अब ये गंगा नदी कहला रही है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हैं? अब आपको एक चीज़ बताएं गाइस कि इतने ही डायग्राम से कई बार प्रश्न रिपीटेड बार बार पूछे गए हैं इसी डायमेंशन से कि भाई रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियाँ आके मिल रही हैं। या एक प्रश्न ऐसे रहा कि इनका मिलान कीजिए कि कर्णप्रयाग में कौन सी नदी? अलकनंदा पिंडार। फिर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी। और देवप्रयाग के बाद जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जा रही है तब वो गंगा नदी कहला रही है। और अब गंगा नदी यहाँ से आगे प्रवाहित होगी। यहाँ से अब हम लोगों को सारी चीज़ों को जानना है। अब एक चीज़ समझिए कि गंगा नदी जब हरिद्वार में प्रवेश करती है उत्तराखंड में, गंगा नदी जब हरिद्वार में यानी उत्तराखंड में प्रवेश कर जाती है तब ये मैदानी एरिया में बहना शुरू कर देती है। कभी आप लोग हरिद्वार आपका जाना हुआ हो
तो वहाँ पे पौड़ी गंगा आप देखेंगे तो वहाँ पे नदी विसर्पण करते हुए बहती है, यानी अब मैदान की तरफ अब वो मूव कर रही है। थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि नदी बिल्कुल शांत बहते हुए जा रही है, यानी मैदान में वो प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, अब उत्तराखंड के बाद ये यूपी में प्रवेश करती है। अब यूपी में कितने जिलों से होते हुए जाती है ये अपना अलग प्रश्न है, जो कि हम यूपी स्पेशल में बात करेंगे, है ना। अभी हमें ओवरऑल एक डायमेंशन क्रिएट करना है। यूपी के बाद ये एंटर होती है बिहार में, यूपी के बाद ये एंटर होती है बिहार में। अब ध्यान दीजिए, अब हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं, गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। अभी ये गंगा नदी तंत्र की बात करें कि गंगा नदी बेसिकली कहाँ से होते हुए जा रही है, और गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ इसके अंतर्गत हैं। बिहार के बाद ये आगे मूव हो जाती है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे ये दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, कोई नदी अगर बह रही है और ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो इसको बोला जाता है वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अलग अलग खंड में बट गई। तो पश्चिम बंगाल में जब ये नदी, गंगा नदी, दो वितरिकाओं में बट जाती है तो जो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं डायमेंशन, इसको बोला जाता है भागीरथी नदी, इसको बोलते हैं भागीरथी नदी। और यही गंगा नदी का जो दूसरी वितरिका है इसको बोलते हैं हुगली नदी, इसको बोलते हैं हुगली नदी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ डायमेंशन सारी क्लियर होंगी। अब गंगा नदी से आके यमुना नदी मिलती है प्रयागराज में, ये आप जानते हैं, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम प्रयागराज में, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आपको अक्षरशः सारी चीज़ें नोट करवा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही भागीरथी नदी है जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जा रही है। कहाँ पे? पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानी जा रही है, और हुगली बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भागीरथी नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा, पद्मा के नाम से जानते हैं। और हुगली नदी जो है, हुगली नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल निकास कर देती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम को मैं देख के लैंग्वेज दे रहा हूँ, आप लोग अक्षरता उसको नोट कर सकते हैं। पहले डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि आप ये पॉइंट नहीं समझ पाए, है ना। चलिए, पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, इसमें आप लिखेंगे कि वृहद हिमालय के नंदा देवी और ईस्ट त्रिशूल के पास से निकलने वाली पिंडार नदी कर्णप्रयाग के समीप सतोपद हिमनद से, सतोपद ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े, फिर लिखिए कि रुद्रप्रयाग के समीप अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग के समीप अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है, जिसको मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर लिखिएगा देवप्रयाग के समीप गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी आकर अलकनंदा से मिलती है, और इनके आपस में मिलने के बाद गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। यानी अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद गंगा नदी की उत्पत्ति हो जाती है। फिर लिखिए इसी में, और यह नदी उत्तराखंड के हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब यहाँ से ये मैदानी क्षेत्र में आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ज़रा समझिए कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो अलकनंदा और भागीरथी नदी आके मिल रही हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी को सास बहू की संज्ञा दी जाती है ना। अब किसको सास और किसको बहू कहा जाता है, ये ज़रा आप लोग जान लें। देखिए, जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी, इसको बोला जाता है सास, और जो भागीरथी नदी है इसको बोला जाता है बहू।
ठीक है जी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सास और बहू की संज्ञा किस नदी को दी गई है, तो अलकनंदा और भागीरथी, जिसमें भागीरथी नदी को बहू और अलकनंदा नदी को सास कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी में आप लोग कंटिन्यू करते हुए लिखें। आपको पता लग गया देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलने से गंगा नदी की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसके आगे कंटिन्यू लिखिएगा कि इसके बाद यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जाती है। और ये फरक्का के समीप, यहाँ पे एक जगह है फरक्का, पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का, आप लिखेंगे यह पश्चिम बंगाल में फरक्का के समीप 2 वितरिकाओं में बट जाती है। दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है, जिसमें पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी गिरती है। उसके बाद लिखिएगा, और दूसरी शाखा, यानी पहली शाखा तो हुगली नदी होगी जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, और दूसरी शाखा भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं जो डायग्राम आपने देखा उसको आपने लैंग्वेज भी दे दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए यही भागीरथी नदी, यही गंगा नदी है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास 2 वितरिकाओं में बट रही है, जहाँ पे इसको भागीरथी नाम से जाना जा रहा है और हुगली नदी नाम से जाना जा रहा है। यही भागीरथी नदी फाइनली बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जा रही है, और अंततः यही पद्मा नदी आगे चल के बांग्लादेश में मेघमा के नाम से जानी जाएगी, और उसका निकास होगा फाइनली बंगाल की खाड़ी में। उसको हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अब मैं इसको और ऊपर कर रहा हूँ, यानी इतना पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूँ, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब गंगा नदी में यमुना नदी आके जो मिल रही है, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है गंगा नदी की, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसमें एक चीज़ समझिएगा आप लोग कि जो गंगा नदी अभी आप लोग देख पाए, मैं एक बार इसका डायग्राम यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को लोकेशन वाइज भी ध्यान रहे। आपको पता लग गया भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिल रहे हैं, और उसके बाद फाइनली ये मूव हो जा रही है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास 2 वितरिकाओं में बढ़ जा रही है, भागीरथी और आपका हुगली नदी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब यमुना नदी जो आके मिल रही है इससे, वो किस जगह से आके मिल रही है, और इसकी और अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं। गंगा नदी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझें कि वृहद हिमालय के बंदरपूंछ, यहाँ पे वृहद हिमालय हो गया, वृहद हिमालय में एक जगह है बंदरपूंछ। वृहद हिमालय के बंदरपूंछ से यमुनोत्री हिमनद से फाइनली आके निकलती है यमुना नदी, और ये आके मिल जा रही है प्रयाग में। प्रयाग में यहाँ पे आके इसका संगम हो जा रहा है, यानी प्रयागराज में आके इसका संगम हो जा रहा है। किसका? यमुना नदी का। यमुना नदी का किससे संगम हो रहा है? गंगा नदी से, आप लोग जानते ही हैं। हालांकि जो सरस्वती, ऐसा बताया जाता है गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों का संगम में हो रहा है, प्रयागराज में हो रहा है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि वर्ष 2010 में जो सरस्वती नदी है वो अपने अस्तित्व में नहीं रही, तो जहाँ पे उसका पानी देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी ये मान्यता है कि अभी वो अस्तित्व में है, तो ठीक है। यमुना नदी गंगा नदी से प्रयाग में आके मिल रही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यमुना नदी
से पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी नदियाँ मिल रही हैं और मैदानी क्षेत्र में कौन सी नदियाँ आके मिल रही हैं, और दाएं तट से, यानी अब नदी इस तरफ जा रही है, हम भी इस तरफ जाएंगे तो हमारा दायां तट इस तरफ होगा, यानी दाएं हाथ इस तरफ है, तो दाएं तट से कौन सी आके मिल रही है, यानी प्रयाग के बाद कौन सी मिल रही है, और प्रयाग के पहले यमुना से कौन सी नदी मिल रही है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, बहुत आसान है, याद रख पाएंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान दें कि अगर मैं बात करूँ पर्वत क्षेत्र की, तो ये यमुना नदी हो गई, तो आप जान गए। अगर मैं पर्वत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक नदी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे जो कई बार परीक्षा में आता है, और वो है टोंस नदी। टोंस नदी कहाँ से आके मिल रही है, ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे आके मिल रही है टोंस नदी। टोंस नदी कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी से आके पर्वतीय क्षेत्र में यमुना नदी के बाएं तट से आके टोंस नदी मिल रही है। पहला पॉइंट क्लियर। अब उसके बाद यमुना नदी के दाएं तट पे 4 नदियाँ मिलती हैं, मात्र 4 नदियाँ जो बार बार परीक्षा में आती हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। अगर हम लोग बात करें चंबल नदी के बारे में, आप लोगों ने सुना है चंबल नदी। चंबल नदी आपका कुछ इस तरफ से आके मिलती है, ये है चंबल नदी। चंबल नदी, इसको मैं सी से डिनोट कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग याद रख पाएँ। चंबल नदी आके मिल रही है। चंबल नदी से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, यमुना नदी के दाएं तट पे आके मिलती है सिंध नदी। कौन सी नदी, सिंध नदी, इसको मैं एस से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेतवा नदी, बेतवा नदी आके मिलती है यहाँ से, इसको मैं बी से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो केन नदी आके मिलती है। आप देख पा रहे हैं आप लोग कि यमुना नदी से ही मिल रही है ये, अभी गंगा नदी की तरफ हम लोग मूव नहीं हुए हैं। तो यहाँ से आके चंबल, सिंध, बेतवा और केन, इसको मैं के से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यू गैस कैन रिमेंबर लाइक दिस कि सबक, CSBK, भाई सबक, तो सबक कहाँ से मिल रहा है, यमुना नदी के दाएं तट से आके मिल रही है, जिसमें चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा और केन नदी है, जो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं और जो इसके दाएं तट से आके मिल रही हैं। पर्वतीय क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट नदी जो आपको ध्यान रखना है, टोंस नदी। अब जैसे कि गाइज मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि कोई भी रिल और रिवल्ट और ट्रिब्यूटरीज हैं, अगर वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती हैं तो वो नदियाँ कहला रही हैं। तो इस तरीके से तो भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, है ना। तो सारी नदियाँ नहीं जाननी है हम लोगों को, हमें एक डायग्राम, एक आधारभूत संरचना के स्तर पे हमें सारी चीज़ों को समझ लेना है। फिर उसके बाद जो नदियाँ छूटेंगी तो वो करंट अफेयर की हेल्प से हमें कवर करनी है ना। जैसे केरल में एक नदी है पंपा नदी, हालांकि हम लोग जब उसको कवर कर रहे होते हैं तो पंपा नदी का कभी जिक्र नहीं आता है, लेकिन केरल में जब लास्ट टाइम फ्लड आया, जब लास्ट टाइम वहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, तो पंपा नदी कहीं ना कहीं चर्चा में रही, है ना। 2016-2015 में फिर चर्चा में आई थी पंपा नदी, तो वो परीक्षा में देखने को मिल गई। तो वही चीज़ है कि अब इसके संबंध में और कोई छोटी मोटी नदियाँ होंगी, उनको हमें तब महत्व देना है जब वो किसी न किसी कारण चर्चा में चल रही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 4 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं यमुना की, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि चंबल नदी, देखिए चंबल नदी यमुना नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है और गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन है, यमुना नदी। अब आप खुद सोचिए कि यमुना नदी जो आ रही है कितनी सारी नदियों का पानी लेके आ रही है, प्रयाग में मिल रही है, तो यानी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी यमुना नदी, गंगा नदी की। क्लियर। अब चंबल नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी यहाँ पे जरा देख लेते हैं, इसके बाएं तट से आके मिलती है बनास नदी, इसके बाएं तट से आके मिलती है बनास नदी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, तसल्ली से इसको नोट करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बनास नदी चंबल नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो इसके बाएं तट से आके मिल रही है। इसी तरीके से चंबल के दाएं तट से आके जो नदी मिल रही है उसके बारे में नोट कीजिएगा, शिप्रा, काली सिंध, शिप्रा, काली सिंध और प्रभाती, ये नदियाँ चंबल नदी के दाएं तट से आके मिल रही हैं। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि
दाएं तट से गंगा नदी से कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं? भाई ये तो यमुना से मिल रही थी, इसको थोड़ा हम और आगे कर लेते हैं। ठीक है जी। अब गंगा नदी से कौन सी नदी आके मिल रही है? अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सबक तो यमुना नदी की दाएं तट पे आके मिल रही है। अब यहाँ पे समझिए कि गंगा नदी पे सबसे पहले आके मिल रही है कर्मनाशा। कर्मनाशा, कर्मनाशा, भाई सबक मिलेगा तो कर्म किया जाएगा, है कि नहीं है? उसके बाद पुनपुन नदी, उसके बाद पुनपुन नदी। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं सोन नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, सोन नदी। अभी आपने देखा टोन नदी जो कि यमुना नदी के पर्वतीय क्षेत्र में बाएं तट से आके मिल रही है, और सोन नदी गंगा नदी से दाएं तट पे आके मिल रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी 3 नदियाँ जो इसके दाएं तट से आके मिल रही हैं, जिसमें कर्मनाशा, पुनपुन और सोन नदी है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक चीज़ समझें कि इसी पुनपुन और सोन नदी के मध्य कैमूर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? कैमूर। इसी के मध्य कैमूर श्रेणी है। कैमूर श्रेणी है। अब बेसिकली कुछ आप ऐसे समझें कि जब ये थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ क्षेत्र है तो यानी ये जल विभाजक का काम कर देता है कि भाई इधर का पानी इधर जा रहा है और इधर का पानी इधर जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि कैमूर श्रेणी जो है ये जल विभाजक का काम करती है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब ये तो हो गई इसके दाएं तट से आगे मिलने वाली। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार छोटा सा रिकैप कि भाई अलकनंदा, भागीरथी नदी देवप्रयाग पे आके मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ से गंगा नदी की उत्पत्ति हो रही है, प्रयाग में आके यमुना नदी मिल रही है। यमुना नदी की उत्पत्ति यमुनोत्री हिमनद से हो रही है, और इससे मिलने वाली पर्वतीय क्षेत्र में बाएं तट से टोंस नदी है, और इसके दाएं तट से आके मिलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा केन है। चंबल की दाएं तट से आके मिलने वाली शिप्रा, काली सिंध, प्रभाती है, और इसके बाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी बनास नदी है। गंगा नदी के दाएं तट से आके मिलने वाली कर्मनाशा, पुनपुन, सोन नदी है, और पुनपुन और सोन नदी के मध्य कैमूर श्रेणी है जो एक जल विभाजक का काम करती है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई गंगा नदी के बाएं तट से आके कौन सी नदियाँ मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत तसल्ली से हम लोग इसको समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं और आपको गलत नहीं करने का। इसे ये अलकनंदा और ये भागीरथी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें। अब देखिए प्रयागराज, यानी ये प्रयाग में आके मिल रही थी। प्रयागराज से पहले गंगा नदी के बाएं तट पे आके कौन सी नदी मिल रही है, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। सबसे पहला पॉइंट मेंशन करेंगे रामगंगा। रामगंगा कुछ यहाँ पे आके मिल रही है। रामगंगा प्रयागराज से पहले मिल रही है। उसके बाद गोमती नदी वो कुछ यहाँ पे आके मिल रही है। रामगंगा नदी और गोमती नदी। जैसे हम लोग प्रयागराज से आगे क्रॉस करते हैं तो घग्गर नदी और काली नदी, देखिए घाघरा नदी और काली नदी आके मिल जा रही है, ठीक है, इसके बाएं तट पे। फिर जैसे हम लोग आगे मूव करते हैं गंडक नदी, जैसे हम लोग आगे मूव करते हैं गंडक नदी आके मिल रही है इसके बाएं तट से। और गंडक नदी के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद जैसे आगे मूव करते हैं, आपने नाम सुना होगा कोसी नदी, सुना है, बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आके मिल रही है कोसी नदी। और अंततः फाइनली यहाँ पे आके मिलती है महानदी,
ठीक है जी। तो ये जो जाल है आप देख पा रहे होंगे, ये बाएं तट से आके मिल रही हैं। रामगंगा, गोमती, घग्गर, काली नदी आके मिल जा रही हैं। गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, उसके बाद ये वाली नदी आपने देखा कोसी नदी, और उसके बाद ये महानदी। ये इसका नदी तंत्र है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बेसिकली जो घाघरा नदी है इसको काली नदी नेपाल में बोला जाता है ना। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नेपाल में घग्गर नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। फाइनली यही घाघरा नदी आके मिलके गंगा के बाएं तट से आके मिल जाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको अक्षरता एक एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको साथ साथ अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब इसमें लिखिए एक एक पॉइंट कि वृहद हिमालय के बंदरपुर चोटी के समीप, वृहद हिमालय के बंदरपुर चोटी के समीप यमुनोत्री हिमनद से निकलने वाली यमुना नदी, यमुनोत्री हिमनद से निकलने वाली यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद लिखें जो प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, जो प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। फिर लिखिएगा यमुना की सहायक नदियों में से, यमुना की सहायक नदियों में से जो पर्वतीय क्षेत्र में आके मिलती हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र में आके मिलती हैं, उनमें टोंस एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उनमें टोंस एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हालांकि उमा, हनुमान गंगा और भी कई नदियां मिलती हैं, लेकिन टोंस आप ध्यान रखेंगे जो कि इसके पर्वतीय क्षेत्र में बाएं तट से आके मिल रही है। क्लियर। उसके बाद लिखिएगा आप लोग इसमें कि प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में, प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो इसके दाएं तट से आके मिलती हैं। यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो इसके दाएं तट से आके मिलती हैं। उसके बाद मेंशन कीजिए चंबल से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में, चंबल से आकर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी, अरावली पर्वत से, यानी बनास नदी कहाँ से निकल रही है? अरावली पर्वत, अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी चंबल नदी के बाएं तट पर आके मिलती है। और इसके अतिरिक्त क्षिप्रा, काली सिंध, प्रभाती चंबल नदी के दाएं तट पर आके मिलती हैं। जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं इसी को हम लोग शब्दों में लिख ले रहे हैं, है ना। कई बार मैं ऑफलाइन में डिक्टेट करता हूं तो आप लोग, मैं बोल दे रहा हूं, कई बार आपको लगे कि मैं तेज़ बोल रहा हूं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा नोट कर लीजिएगा। फिर लिखिए इसमें कि कर्मनाशा, पुनपुन और सोन नदी, कर्मनाशा, पुनपुन और सोन नदी गंगा की वैसी सहायक नदियां हैं, गंगा की वैसी सहायक नदियां हैं जो दक्षिण से आकर दाएं तट पे मिलती हैं। क्लियर। दाएं तट पर आके मिलती हैं और इनमें सोन एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और इनमें सोन एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इनमें सोन एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो अमरकंटक, जो माउंट अमरकंटक से निकलती है। अब ये सोन नदी कहाँ से निकल रही है? माउंट अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलेगी जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ ध्यान रखेंगे सोन नदी जो कि दाएं तट से मिल रही है, गंगा नदी में महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कर्मनाशा, पुनपुन, सोन अमरकंटक से निकल के दाएं तट पर जाके मिल जा रही है। ठीक है। अब लिखिएगा कि गंगा के बाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में, गंगा के बाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा जिसको काली नदी बोलते हैं नेपाल में, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानदी है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के एक पॉइंट लिखें। देखिए बाकी जो नदियाँ कहीं ना कहीं से इनका उद्गम जो है पर्वतीय क्षेत्र से हो रहा है, लेकिन इन सब में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम एक झील से हो रहा है, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में जिला आप पढ़ेंगे पीलीभीत, वहाँ पे एक झील है फुलहर झील। तो कौन सी नदी है? सोच पा रहे हैं?
लिखिएगा इस पॉइंट को कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है वो है गोमती नदी। जिसका उद्गम मैदान में होता है वो है गोमती नदी, है ना। कहाँ पे होता है? फुलहर झील, फुलहर झील में होता है, जो कि पीलीभीत में है, पीलीभीत में है। और कौन सी झील है? फुलहर झील। क्लियर यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें। अब इसमें समझिए कि ये जो आप जाल देख पा रहे हैं, गंगा नदी तंत्र देख पा रहे हैं, अब इसी के अंदर, इसी की मदद से हम लोग एक चीज़ और समझ पाएँ कि गंगा का मैदान कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। जहाँ पे आप लोग सुनते हैं रोहिलखंड का मैदान, अवध का मैदान, है ना, मिथिला का मैदान, ये सारी चीज़ें आप लोग सुने होंगे। तो अब कौन कौन सी लोकेशन पे ये बटा हुआ है, यहीं पे इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। ये सब इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। फुलहर झील आपने लिख लिया है। ठीक है, अब जरा इसमें समझिए। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा आप लोग, छोटा सा हेडलाइन दीजिए कि उच्चावच, एक शब्द है उच्चावच। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे इससे परेशान रहते हैं, यार उच्चावच कहते किसको हैं। ये हालांकि मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उच्चावच का मतलब होता है गाइस उबड़ खाबड़, ऊंच नीच, है ना। यानी कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे मीडियम है, तो इस तरीके से है। तो उच्चा, आप हेडिंग दीजिएगा उच्चावच के आधार पर गंगा के मैदान। आप हेडिंग देंगे उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर गंगा के मैदान। अगर यहाँ तक विजिबल ना हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, उच्चावच के आधार पर गंगा के मैदान। इसमें सबसे पहले एक पॉइंट समझिए आप लोग कि जो राम गंगा वाला, देखिए उच्चावच के आधार पर इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले मैं उनके नाम लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला नाम आप लोग लिखिएगा ऊपरी गंगा का मैदान। पहला है, 3 भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऊपरी गंगा का मैदान, तीन पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऊपरी गंगा का मैदान, फिर इसके बाद लिखेंगे मध्य गंगा का मैदान, दूसरे नंबर पे लिखेंगे मध्य गंगा का मैदान, और तीसरे नंबर पे लिखिएगा निम्न गंगा का मैदान। तीसरे नंबर पे लिखेंगे निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, अब हम सबसे पहले उच्च गंगा के मैदान की बात कर लेते हैं। तो उच्च गंगा के मैदान में कौन कौन से मैदान बन रहे हैं, ज़रा उसके बारे में जानें। सबसे पहला पॉइंट कि ऊपरी गंगा, यानी ऊपरी गंगा के मैदान में जो आप देख पा रहे हैं, गंगा और यमुना के मध्य जो ये दोआब देख पा रहे हैं, ये जो दोआब देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है गाइस गंगा यमुना दोआब। पहला पॉइंट, इसको बोलते हैं गंगा यमुना दोआब। और दोआब क्या होता है आप जान चुके हैं, गंगा यमुना दोआब। पहला पॉइंट जो ऊपरी गंगा मैदान में आता है। उसके बाद जो आपने देखा राम गंगा, यहाँ पे रोहिलखंड का मैदान, इसको बोलते हैं राम गंगा वाले लोकेशन को, यानी इस वाले को बोला जाता है रोहिलखंड का मैदान। पहला हो गया। दूसरा लिखेंगे रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान, ये ऊपरी गंगा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीसरा लिखिएगा अवध का मैदान, और ये अवध का मैदान कहाँ आता है, गोमती नदी। यहाँ कौन सा आता है, अवध का मैदान। तीसरे नंबर पे लिखिएगा अवध का मैदान।
क्लियर। तो आपको पता लग गया कि ऊपरी गंगा के मैदान के संदर्भ में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, गंगा यमुना दोआब, उसके बाद आपने देखा रोहिलखंड का मैदान जिसका संबंध रामगंगा नदी से है, और गोमती नदी का संबंध अवध के मैदान से। या अवध का ये आप सुनते होंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग, जहाँ पे अवध, मिथिला, ये सारे टर्म कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, तो कहाँ है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मध्य गंगा के मैदान में सबसे पहले जो गंडक नदी आप लोगों ने देखी, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, यानी जो गंडक नदी है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब जो आप नाम लिखने जा रहे हैं वो आप लिख रहे हैं मध्य गंगा के मैदान के संदर्भ में। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मध्य गंगा के मैदान में आपने लिखा पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, और जिसका संबंध कहाँ से है, गंडक नदी। ठीक है, उसके बाद मेंशन कीजिएगा सारण का मैदान, और सारण का मैदान इसका संबंध है बूढ़ी गंडक से। सारण का मैदान, सारण का मैदान। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग बात करें तो आप लिखिएगा मिथिला का मैदान, और मिथिला के मैदान का संबंध कोशी और महानदी, कोशी और महानदी के मध्य वाला क्षेत्र, मिथिला का मैदान। ठीक है, तो आप कैसे इसको समझने का प्रयास करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदान का संबंध किससे है, गंडक नदी। सारण के मैदान का संबंध बूढ़ी गंडक। मिथिला के मैदान का संबंध कोशी नदी और महानदी के मध्य स्थित क्षेत्र से है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मगध का मैदान। ये आपने सुना होगा मगध का मैदान, जो कि अभी आपने सोन नदी देखा, यहाँ पे मगध का मैदान। मगध का मैदान, इसका संबंध मध्य गंगा के मैदान से है। तो यानी 4 पॉइंट जो आप लोग देख पाए, जहाँ पे हम लोगों ने जाना मध्य के अंदर, ऊपरी गंगा के संदर्भ में, और अब निचली गंगा के मैदान के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई भी जब आप पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं और हमारी टीम बिल्कुल उस पर रिप्लाई करेगी। ठीक है, चलिए अब हेडिंग दीजिएगा निम्न गंगा के मैदान। निम्न गंगा के मैदान। अब इसमें ज़रा एक चीज़ समझें कि भाई ऊपरी गंगा, मध्य गंगा आपने देख ली, अब निम्न गंगा के मैदान में आता है पश्चिम बंगाल का मैदान, है ना। पश्चिम बंगाल का मैदान जो कि महानदी के संदर्भ में यहाँ काउंट होता है, पश्चिम बंगाल का मैदान। पश्चिम बंगाल का मैदान, ठीक है। और यहीं पे कहीं ना कहीं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा हम लोग देख रहे होंगे। तो ये आपका हमने उच्चावच के आधार पे गंगा के मैदान को डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 पार्ट में बटा, ऊपरी, मध्य और निचली गंगा के मैदान के संदर्भ में। तो गाइज़ ये था आप लोगों का आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना, आज के लेक्चर में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में जाना, और जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से लोकेशन से वो बह रही है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट आपके मन में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, हमारी टीम ज़रूर रिप्लाई करेगी। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।